नमस्कार, देख रहे हैं देश न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या मिस्त्री। रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा के बाद अब बीजेपी ने विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने जयपुर के एक होटल में प्रदेश के प्रमुख नेताओं के साथ बैठक की। बताया जा रहा है कि बीजेपी की पहली लिस्ट कभी भी जारी हो सकती है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुधवार शाम को जयपुर पहुंचे और यहां दोनों ने देर रात तक बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में कोर कमेटी के सदस्य भी शामिल रहे। बताया जा रहा है कि नड्डा व शाह ने कई मुद्दों को लेकर नाराजगी भी जताई। जिस तरह से परिवर्तन यात्रा में कई जगह भीड़ नहीं जुट पाई है, नेताओं की आपसी गुटबाजी के चलते कई जगह परिवर्तन यात्रा को स्थानीय नेताओं का विरोध भी झेलना पड़ा। इसके साथ ही प्रदेश स्तर के नेताओं के बीच चल रही आपसी प्रतिस्पर्धा को लेकर भी नड्डा व शाह ने नेताओं को नसीहत दी है। आज बीजेपी कार्यालय में बैठक के बाद नड्डा व शाह जयपुर में ही ठहरे, जहां पर उन्होंने सुबह दोनों नेता संघ कार्यालय गए और यहां दोनों संघ के नेताओं के साथ आगामी चुनाव में संघ की भूमिका पर विचार विमर्श भी करेंगे। बता दें कि वहीं लंबे समय से संघ के वरिष्ठ प्रचारक प्रकाश चंद को आगामी चुनाव के लिए भी बड़ी जिम्मेदारी देने पर भी चर्चा चल रही है। इसके लिए भी नड्डा व शाह संघ के नेताओं के साथ चर्चा करेंगे। मानकर चला जा रहा है कि दोनों नेताओं के इस दौरे के बाद प्रकाश चंद नई भूमिका में नजर आएंगे। वहीं इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ एडिटर सूरज पाठक जी जुड़ चुके हैं। सूरज जी, मैं आपका स्वागत करती हूं। जी धन्यवाद। जैसा कि नड्डा व शाह लगातार बैठकें कर रहे हैं और जयपुर में आज वे मंत्रियों के साथ भी बैठक करने जा रहे हैं, क्या कुछ जानकारी किस तरह से भाजपा की तैयारी नजर आ रही है? देखिए दिव्या, क्या है कि हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं, तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बाद पहले भी पूरा फोकस रहा है राजस्थान पर और अब ज्यादा फोकस किया जा रहा है। जिस तरह से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बहुत पहले कहा था कि हम चुनाव से पहले 200 दिन पहले लगभग 100 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर देंगे। और ये वो 100 सीटें, क्योंकि राजस्थान में सरकार बनाने का जो आंकड़ा है वो 101 का है, तो 100 सीटें उन्होंने उन 100 सीटों की बात कही थी जिन 100 सीटों पर ये था कि उनकी जीत आश्वस्त होगी और वो सरकार बना लेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अपनी रणनीति है, उनकी रीति नीति है, उस रीति नीति के तहत वह कार्य करती हैं। जिस तरह से देखा गया कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उन्होंने सूची जारी कर दी। मध्य प्रदेश में लगभग 3 सूची हो गई है और लगभग 79 प्रत्याशी घोषित कर दिए। छत्तीसगढ़ में जो पहली सूची आई थी उसमें उन्होंने जारी कर दिए थे नाम। राजस्थान बचा हुआ है। राजस्थान में प्रत्याशियों को लेकर के जो मंथन चल रहा है, जो कोर कमेटी की बैठक हो रही है, इस कोर कमेटी की बैठक में बड़ी बात यह है कि प्रत्याशियों के मंथन पर चर्चा है, क्योंकि प्रत्याशी यदि वो भारतीय जनता पार्टी वहां पहले उतार देती है, क्योंकि राजस्थान के जो राजनीतिक समीकरण है, जो सियासी समीकरण है, वो सियासी समीकरण मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से अलहदा है। इसका मुख्य कारण यह है कि राजस्थान में कांग्रेस की जो नीति है, कांग्रेस की जो रणनीति है, वो उस रणनीति को देखना चाहती है पहले भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस क्या करने जा रही है, क्योंकि राजस्थान का एक ट्रेंड रहा है। राजस्थान के ट्रेंड में कोई भी सरकार रिपीट नहीं हुई है और सरकार रिपीट ना होने का जो ट्रेंड है, ये एक बड़ी बात होती है कि यदि इस बार वसुंधरा राजे सिंधिया, क्योंकि कोर कमेटी की जो बैठक हुई उसमें वसुंधरा राजे सिंधिया की भी मौजूदगी रही, तो वसुंधरा राजे का यदि फेस किया जाता है तो वहां के आपसी कार्यकर्ता, जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ही वसुंधरा राजे को सीएम फेस करने के पक्ष में नहीं है। और वो एक जो कलह की स्थिति रही, अंतर कलह की जो विरोधाभास की स्थिति रही है, वो पिछले कई कार्यक्रमों में देखी जा चुकी है। हालांकि सांसदों की बैठक जब हुई थी दिल्ली में, तब सांसदों की बैठक में बुलाया गया था वसुंधरा राजे सिंधिया को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। इस बात पर भी बहुत सारी अटकलें हुई थी कि वसुंधरा राजे को वहां बुलाने का क्या उचित है, क्योंकि एक तरफ जहां सचिन पायलट वहां कहते, फिर उनकी जो बयानबाजी सामने आ रही थी कि वो अशोक गहलोत की नेता सोनिया गांधी नहीं है, वसुंधरा राजे सिंधिया है। तो इसको लेकर जो सारे सियासी समीकरण बने हैं, उन समीकरणों को देखते हुए, क्योंकि जो बैठक हुई है उस बैठक में संगठन के जो महामंत्री, राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष की मौजूदगी रही है, वसुंधरा राजे सिंधिया इस बैठक में मौजूद रही है, राजेंद्र राठौर, सतीश पूनिया, अरुण सिंह, विजया राहटकर और नितिन पटेल, ये सब लोग वहां मौजूद रहे हैं। अब एक बात ये जरूर देखी जा रही है कि जो प्रत्याशियों की सूची आएगी राजस्थान में, भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी सूची जारी करेगी, तो मध्य प्रदेश की जो सूची जारी की है, दूसरी सूची, इसकी ही लगभग छवि वहां देखने मिलेगी, क्योंकि कुछ सांसदों को भी राजस्थान से
भारतीय जनता पार्टी विधानसभा का प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। बिल्कुल। और ये लगभग 5 सांसद हो सकते हैं जिन सांसदों को भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव के मैदान में उतारेगी। हालांकि भारत यदि हम बात करें राजस्थान की, तो भौगोलिक स्थिति से, राजनीतिक स्थिति से और अन्य कई स्थितियों से राजस्थान जो है वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से भिन्न है। वहाँ की राजनीति अलग है। और जिस तरह से देखा जा रहा है कि पिछले कई दिनों से जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत अपनी छवि को बनाने में, और उन्होंने दावा किया है कि इस बार जो ट्रेंड चलता है राजस्थान में, उस ट्रेंड को वह बदल देंगे और सरकार में रिपीट होकर के कांग्रेस आएगी। तो ये जो बात है, हालांकि एक बार पहले और कही जा चुकी है कि केंद्रीय नेतृत्व का सबसे ज्यादा फोकस मध्य प्रदेश पर है। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं जी। और विधानसभा की 230 सीटों के लिए जो जद्दोजहद की जा रही है, वहां राजस्थान में भी ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी छोड़ देगी कि राजस्थान से हमें कोई लेना देना नहीं, राजस्थान में सरकार बने भाजपा की या ना बने। हिंदी बेल्ट के तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की कवायद है कि वह सरकार बनाए, क्योंकि यदि यहाँ सरकार बनती है तो राज्यसभा सीटों की संख्या यहाँ से बढ़ेगी बीजेपी के लिए, और लोकसभा सीटों की संख्या भी बढ़ने के आसार रहेंगे कि इन तीनों राज्यों से लोकसभा सदस्यों की संख्या भी बढ़ जाएगी। तो स्वाभाविक बात है कि जो कोर कमेटी की बैठक हुई है, उस कोर कमेटी की बैठक में आपको बता दूं कि दूसरे राज्यों को, नेताओं को भी जिम्मेदारी देने की बात कही गई है जी। कि जो दूसरे राज्यों के नेता हैं, दूसरे राज्यों के सांसद हैं, उनको भी जिम्मेदारी दी गई। मैं बात करूं कि दिल्ली के सांसद प्रवेश वर्मा हैं, उनको जोधपुर देहात की जिम्मेदारी दी गई है, और पंजाब के जो अध्यक्ष हैं सुनील जाखड़, उनको जी। सीकर की जिम्मेदारी दी गई है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को जयपुर शहर की जिम्मेदारी दी गई है। हरियाणा के जो विधायक है महिपाल ढाला, उनको हनुमानगढ़ की जिम्मेदारी दी गई है। और हरियाणा के प्रदेश महामंत्री संदीप जोशी को चुरू की जिम्मेदारी दी गई है। और उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं जुगल किशोर, उनको जयपुर देहात की उत्तर की जिम्मेदारी दी गई। आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर के जो पूर्व डिप्टी सीएम निर्मल सिंह हैं, उनको जयपुर देहात दक्षिण की जिम्मेदारी दी गई है। जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता को दौसा की जिम्मेदारी दी गई है। जी। हरियाणा के जो नेता हैं अरविंद यादव, उनको अजमेर देहात की जिम्मेदारी दी गई है। दिल्ली के सांसद हैं रमेश विधुड़ी, जिनका बयान अभी चर्चा में रहा है, उनको टोंक की जिम्मेदारी दी गई है। और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के जो नेता अरुण असीम हैं, उनको कोटा की जिम्मेदारी दी गई है, देहात क्षेत्र की। साथ ही उत्तराखंड के प्रदेश उपाध्यक्ष कुलदीप कुमार को 12 की जिम्मेदारी दी गई है। तो इन लोगों को भी जिम्मेदारी दी गई है वहां पर सारे समीकरण देखने के लिए, वहां के सियासी समीकरण देखने के लिए, कांग्रेस की रणनीति देखने के लिए और उम्मीदवार चयन के लिए। तो जैसा कि बात सामने आ रही कि विधानसभा चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की पहली सूची पर जो मंथन किया जा रहा है, उस मंथन के बाद में उम्मीद है कि राजस्थान की जो पहली सूची है भारतीय जनता पार्टी की, वह कभी भी जारी हो सकती है। हालांकि आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा भी बनाई जा रही है, क्योंकि सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारने की जो चर्चा हो रही है, जो मैंने आपसे कहा कि लगभग 5 सांसद ऐसे हो सकते हैं जिन्हें विधानसभा चुनाव में राजस्थान से उतारा जाएगा। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को जब जयपुर गए थे और परिवर्तन महासंकल्प सभा को उन्होंने संबोधित किया था, तब ये जो महासंकल्प यात्रा रही है, जो परिवर्तन संकल्प यात्रा रही है, राजस्थान के पूरे 200 विधानसभा क्षेत्रों में निकाली गई थी जी। और 4 परिवर्तन यात्राएं थी, इनका समापन किया गया है। तो स्वाभाविक बात है कि राजस्थान के सियासी समीकरण को लेकर के जिस तरह से बात सामने आ रही है कि अब भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी तैयारी के साथ, उन्होंने जल्दबाजी नहीं दिखाई है, पूरी तैयारी के साथ वहां पर उतरेंगी। जी दिव्या। जी। साथ ही परिवर्तन यात्रा में कई जगह पर लोगों ने इसका विरोध भी किया, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ये विधानसभा क्षेत्रवार होता है कि यदि एक विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस का नेता है, कांग्रेस के समर्थक ज्यादा हैं और वहां भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा अगर निकल रही है, तो उस यात्रा का विरोध भी हमने ये कई राज्यों में भी देखा है। जी। भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा निकली तो कई क्षेत्रों में उसका भी विरोध सामने आया। पहले ही चरण में हमने देखा कि पथराव की स्थिति बनी थी। यही स्थिति जब कांग्रेस की जन आक्रोश रैली निकाली जा रही तो उसमें भी कई जगह ये चीजें सामने आई हैं। लेकिन यहाँ एक बात ये जरूर है, इन यात्राओं का यदि विरोध हो रहा है तो ये तात्पर्य नहीं है कि पूरे प्रदेश में भारतीय जनता, क्योंकि यात्राओं का संचालित करने की जिम्मेदारी जिन्हें दी गई है, यात्राओं का जो समापन कार्यक्रम हुआ था, उस कार्यक्रम में ये देखा गया कि अच्छी खासी भीड़ वहां उपस्थित रही और सभी क्षेत्रों से आए थे। पूरे 200 विधानसभा क्षेत्रों में यह परिवर्तन संकल्प यात्रा गई थी। परिवर्तन संकल्प यात्रा मतलब वो राजस्थान में आप परिवर्तन चाहते हैं। जी। मध्य प्रदेश में जनता से आशीर्वाद चाहते हैं तो जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है।
राजस्थान में परिवर्तन चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि अब सत्ता परिवर्तन हो, तो परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है। विरोध अगर हुआ है तो ये इस बात का है, हर क्षेत्र में विरोध नहीं हुआ है। कहीं-कहीं जहां भारतीय जनता पार्टी की या परिवर्तन संकल्प यात्रा निकली है, उस यात्रा में उन क्षेत्रों में जहां कांग्रेस समर्थित विधायक हैं या कोई क्योंकि सरकार से कहते हैं कि एक परिवार में एक जो जिम्मेदार व्यक्ति होता है, जो परिवार का मुखिया हो, तो सबको खुश नहीं रख सकता है। तो यही स्थिति सरकार की है कि ये केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर के, केंद्र सरकार की लाभार्थी योजनाओं को लेकर के जो जनसंकल्प यात्रा निकाली गई, केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। जी। तो हितग्राहियों की संख्या केंद्र सरकार की योजनाओं की अलग है और राज्य सरकार की योजनाओं की अलग है। जो राहत कैंप लगाए गए थे, राहत शिविर आयोजन किए गए थे और राहत शिविर आयोजन में 10 योजनाओं की गारंटी दी गई थी, कार्ड दिया गया था। ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की योजना थी, राहत कैंप। ये पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और मोहल्ला गली गांव स्तर पर वही आयोजित किए गए थे। जी, जी। और इन राहत कैंपों में लोगों का रजिस्ट्रेशन कराया गया। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद 10 योजनाओं की गारंटी उनको प्रदान की गई कि 10 योजनाओं का लाभ उन्हें जरूर मिलने वाला है और 10 योजनाओं का लाभ उन्हें मिलेगा। तो ये चीजें भी कहीं न कहीं वहाँ इम्पैक्ट दिखाएंगे अपना, इनका इनका भी इफेक्ट रहेगा। इसके बाद में केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ कितने लाभार्थियों को मिल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी वहां पर बहुत फूंक-फूंक कर कदम रख रही है। जिस तरह से जी। कोर की बैठक हुई है, तो कोर कमेटी की बैठक के बाद में यदि हम बात करें कि प्रत्याशी क्योंकि जैसे उम्मीद थी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों की पहली सूची बहुत पहले जारी हो गई थी। लगभग 17 अगस्त को यह सूची जारी की गई थी और उम्मीद थी कि और 1-2 दिन में उसके बाद ही राजस्थान की सूची भी आई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि मैंने कहा कि फूंक-फूंक कर कदम रख रही है, तो स्वाभाविक सी बात है कि प्रत्याशी चयन को लेकर के, प्रत्याशी सूची जारी करने को लेकर कोई जल्दबाजी नहीं दिखाएगी, क्योंकि वहां पर कांग्रेस सत्तारूढ़ है। यदि सत्तारूढ़ दल के सामने विपक्ष में रहते हुए चुनाव लड़ना है, तो तैयारियां ज्यादा करनी होती हैं और इसी के मद्देनजर इस तरह की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। जी दिव्या। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया। आज बीजेपी कार्यालय में बैठक के बाद नड्डा व शाह जयपुर में ही ठहरे और जहां उन्होंने सुबह नेता संघ कार्यालय जाए और साथ ही दोनों संघ के नेताओं के साथ आगामी चुनाव के संबंध में भी बैठक करेंगे। बता दें, वही लंबे समय से संघ के वरिष्ठ प्रचारक प्रकाश चंद को आगामी चुनाव के लिए बड़ी जिम्मेदारी देने पर भी चर्चा चल रही है। इसे लेकर भी नड्डा व शाह संघ के नेताओं के साथ चर्चा करेंगे और मानकर चला जा रहा है कि दोनों नेताओं के इस दौरे के बाद प्रकाश चंद नई भूमिका में नजर आएंगे। अगली खबर दिल्ली से बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बंगले के रेनोवेशन की जांच अब सीबीआई करेगी। एजेंसी रेनोवेशन में हुई गड़बड़ियों का पता लगाएगी। इसके लिए सीबीआई ने दिल्ली के पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट से रेनोवेशन के अप्रूवल, टेंडर और पेमेंट से जुड़े डॉक्यूमेंट मांगे हैं। दरअसल इस साल मई में विजिलेंस डिपार्टमेंट ने एलजी विनय सक्सेना को एक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें दावा किया गया था कि केजरीवाल के बंगले पर 52 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च हुआ है। अब इसी पर सीबीआई जांच होनी है। चलिए, इसी पर अधिक जानकारी के लिए हम चले जाते हैं एडिटर इन चीफ के पास। सूरज जी, आपसे एक पहला क्वेश्चन होगा मेरा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बंगले के रेनोवेशन की जो जांच की सीबीआई आज करने वाली है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? क्या सही में 52 करोड़ रुपए से ये बंगले का रेनोवेशन कराया गया है या ये सिर्फ सियासत के लिए किया जा रहा है? देखिए देवा, क्या है, ये जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बंगले का मामला है, ये लगभग 4 माह से ज्यादा का समय हो गया है जी। जब से इसको लेकर के सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। पहले इसको लेकर के बहुत गहमा-गहमी हुई, जांच हुई और जांच के बाद में इसमें कुछ सामने आया नहीं। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बंगले के रेनोवेशन के मामले को लेकर सीबीआई जांच करेगी। बताया जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। इसके जी। बाद सीबीआई ने प्राथमिकी दर्ज की है और प्राथमिकी जो है ये एफआईआर से पहले की एक प्रक्रिया होती है। इसमें आम आदमी पार्टी ने हालांकि कहा है कि पहले भी कुछ नहीं मिला और इस जांच में भी कुछ नहीं मिला। यह भी कहा जा रहा है कि सीबीआई की प्राथमिकी दर्ज करने के बाद दिल्ली सरकार ने रेनोवेशन से संबंधित फाइलें भी मांगी हैं। जी। हालांकि दिल्ली के उपराज्यपाल ने मई में सीबीआई के निदेशक को पत्र लिखकर इस मामले की जांच करने की मांग की गई। तो आपको बता दें कि यह जो जांच की जा रही है, यह दिल्ली के उपराज्यपाल ने सीबीआई को पत्र लिखा था, उसके बाद सीबीआई ने अनुमति दी है।
और ये पहला स्टेप है एफआईआर दर्ज करने से पहले। तो अगर बात करें कि जांच एजेंसी इसमें जांच करती है तो रेगुलर एफआईआर की प्रक्रिया इसमें आगे बढ़ाई जाएगी यदि उसके बाद में कोई तथ्य सामने आते हैं। और सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने अरविंद केजरीवाल के बंगले के रेनोवेशन को लेकर निकाले गए टेंडर, डॉक्यूमेंट्स, कॉन्ट्रैक्टरों द्वारा दी गई बीड और इमारत के लिए प्लान को जो मंजूरी दी गई थी, उन सभी कागजातों का पीडब्ल्यूडी से रिकॉर्ड मांगा है। जी। तो सीबीआई ने केजरीवाल के बंगले के मॉड्यूलर किचन, मार्बल फ्लोरिंग, इन कार्यों के लिए जो फाइलें जारी की गई थी, टेंडर निकाले गए थे, इनको लेकर के सारे दस्तावेज मांगे हैं। अब यहाँ एक बात ये जरूर गौर करने लायक है कि इस पूरे मामले में अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग टेंडर निकाले गए। जी। तो जांच का यह मसला बनेगा कि जब पूरा रेनोवेशन का कार्य होना तो एक टेंडर निकाला जा सकता था, अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग टेंडर निकाले गए। दूसरा, जो टाइप 7 के बंगले की बात कही जाए तो टाइप 7 के लिए जो नियम है कि कितने क्षेत्र में बंगला होना चाहिए, कितने क्षेत्र में निर्माण होना चाहिए, बताया जा रहा है कि टाइप 7 बंगले के जो नियम है उससे ज्यादा क्षेत्र इन्होंने अधिकृत किया है और उससे ज्यादा क्षेत्र में वहां पर बंगला बना हुआ है। जी। तो ये एक बात जरूर आई है। लेकिन यहाँ एक बात है कि अगर इसका सियासी चश्मे से इसको देखा जाए तो जहां ये बात कही जा रही है कि केवल दिल्ली में नहीं, देश के कई राज्यों में जहां गैर भाजपा शासित सरकारें हैं, वहां पर ये बात आई है कि केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करती है। इस तरह के आरोप पहले भी कई बार लगाए जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ में ही ईडी को लेकर के सवाल उठे थे और अरविंद केजरीवाल का भी जो कहना है कि केंद्र सरकार कोई भी आरोप लगा ले और वो सरकार के काम को रोकना चाहती है। सरकार जिस तरह से काम कर रही है, दिल्ली की जनता के भले के लिए काम कर रही है, तो सरकार के काम को रोकने के उद्देश्य से इस तरह की अड़चनें पैदा की जा रही हैं। जी। हालांकि स्पष्ट रूप से उन्होंने नहीं कहा है कि सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है, सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है केंद्र सरकार, लेकिन उन्होंने इशारों में बहुत सारी बातें कह दी हैं। यहाँ एक बात बता दूं कि लगभग 45 करोड़ रुपए जो प्रथम चरण में खर्च करने की बात कही गई थी। जी। हालांकि ये बात आज की जा रही सीबीआई जांच की बात। जब इससे पहले यह मामला उठा था तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने आम आदमी पार्टी पर और आम आदमी पार्टी के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर सवालिया निशान खड़े किए थे। और हालांकि एक बात तो तय है कि यदि सीबीआई जांच होती है और सीबीआई जांच में वो तमाम दस्तावेज जो मांगे गए हैं पीडब्ल्यूडी से टेंडर जारी करने को लेकर के, क्षेत्रफल को लेकर के और अलग अलग टेंडर जारी क्यों किए गए हैं, और इस तरह की बात सामने आती है तो स्वाभाविक बात है कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें तो बढ़ सकती हैं। क्योंकि ये जो हम बात करें कि 6 फ्लैग स्टाफ रोड पर जो उनका बंगला है, जी। उसके रिनोवेशन को लेकर ये पहली बार नहीं है। इसके पहले भी कई मामले उठ चुके हैं और उन मामलों को लेकर के पहली बार तो जो जांच हुई थी, जो दस्तावेज खंगाले गए थे तो उनमें नहीं मिला था। अब देखना होगा कि सीबीआई किस दृष्टिकोण से जांच करती है, क्योंकि जून में जब ये बात आई थी कि प्रशासनिक और वित्तीय गड़बड़ियों की बात उसमें सामने आई थी। यहाँ एक बात ये भी आई थी कि नियमों में फिर हेराफेरी की गई है, फेरबदल किया गया है। जी। और उनका बंगला रिनोवेट करने के लिए, उनके बंगले का क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए और राशि जारी करने में जो नियमों में हेराफेरी की गई है वो बात जरूर सामने आएगी। और यदि इस तरह के नियम में हेराफेरी करके किया गया है तो फिर सीबीआई को, क्योंकि यदि नियम ही इस तरह का बन गया होगा, नियमों में संशोधन कर दिया गया होगा कि इसी तरह से निर्माण कार्य किया जाना है, इसी तरह से रेनोवेशन किया जाना है, टाइप 7 के लिए ये क्षेत्रफल को बढ़ाया जाना है, तो फिर यदि ऐसा नियम बन गया होगा तो फिर उसके बाद में सीबीआई के पास यदि दस्तावेज आते भी हैं तो फिर सीबीआई के पास एक ही बिंदु रहेगा कि ये टेंडर कब जारी किए गए, निर्माण कार्य कब हुआ, नियमों में हेराफेरी कब की गई, नियमों में संशोधन कब किया गया। ये एक बिंदु जांच की दिशा में आ सकता है। जी। जी दिव्या। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बंगले के रेनोवेशन की जांच अब सीबीआई करेगी। एजेंसी रेनोवेशन में हुई गड़बड़ी का पता लगाएगी। इसके लिए सीबीआई ने दिल्ली के पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने रेनोवेशन के अप्रूवल और टेंडर पेमेंट से जुड़े डॉक्यूमेंट्स भी मांगे। दरअसल इस साल मई में विजिलेंस डिपार्टमेंट ने एलजी विनय सक्सेना को एक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें दावा किया गया था कि केजरीवाल के बंगले पर 52 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च किया गया है। फिलहाल की खबरों में बस इतना ही और अधिक खबरों के लिए बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।